गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड हिंदी। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि दोस्तों एक पोयम है, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है दोस्तों चांदनी रात। दोस्तों चांदनी रात इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि दोस्तों हमारे देश के बड़े ही महान कवियों में से एक थे मैथिली शरण गुप्त जी। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में उस समय का जिक्र किया है जिस समय भगवान श्री राम को उनके पिताजी महाराजा दशरथ जी न चाहते हुए भी दोस्तों 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं, और जिसे जिसे भगवान श्री राम चुपचाप कुछ न करते हुए दोस्तों अपना कर्तव्य मानकर चुपचाप उसे स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों अपना पत्नी धर्म निभाते हुए सीता माता ये 14 वर्ष का वनवास भोगने को तैयार हो जाती है। और साथ में दोस्तों लक्ष्मण भगवान को श्री राम भगवान से कौन अलग कर सकता है। दोस्तों विष्णु अवतार दोस्तों श्री राम भगवान है, तो शेषनाग अवतार भी लक्ष्मण जी है, और विष्णु से शेषनाग को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार राम भगवान से लक्ष्मण भगवान को भी कोई अलग नहीं कर सकता। दोस्तों ये जब जाते हैं अयोध्या नगरी से, पूरी अयोध्या नगरी दोस्तों एकदम गम के माहौल में डूब जाती है। और जब ये अयोध्या नगरी से बाहर चले जाते हैं, ये चलते चलते दोस्तों एक बार एक नासिक करके एक जगह होती है महाराष्ट्र में, उस जगह पे पहुंचते हैं। और उस जगह में गोदावरी नदी के तट पर दोस्तों इन लोग को एक 5 वृक्षों का एक समूह दिखाई देता है, जिससे बाद में नाम दिया गया पंचवटी। उस 5 वृक्षों के समूह के बगल में ही वो अपनी एक कुटीर बना के रहते हैं। कुटीर मतलब दोस्तों अपने रहने की एक जगह बनाते हैं। वो घास और पत्तियों से लकड़ियों से मिलकर वो कुटीर बनाई जाती है। दोस्तों उस कुटीर में भगवान श्री राम और सीता माता रहते हैं। और भगवान लक्ष्मण ने, जो कि न सोने का 14 वर्ष तक न सोने का इन्होंने प्रण लिया था, शपथ ली थी दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो उस कुटीर के सामने एक बहुत ही सुंदर शिला पर, बहुत ही सुंदर पत्थर पर वो बैठ जाते हैं और भगवान श्री राम और सीता माता की रात भर रक्षा करने का काम करते हैं। दोस्तों जितनी रातें उन्होंने उस कुटीर में बिताई थी, मैथिली शरण गुप्त जी ने उन्हीं रातों में से एक रात का जिक्र इस चैप्टर में किया है। जो रात होती है दोस्तों पूर्णिमा की रात, जिस दिन चंद्रमा अपने पूरे ही प्रकाश के साथ पूरे ही धरती पर अंबर पर अपनी रोशनी को फैलाता है, अपनी चांदनी को फैलाता है। उसी चांदनी का दोस्तों जिक्र किया है। चांदनी किस प्रकार कभी जल में जाती है, कभी थल में जाती है, कभी जमीन पर वो भागती रहती है, और किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि एक शांत के वातावरण में आ जाती है। कहीं भी किसी भी प्रकार का आवाज नहीं है, सब लोग सोए हुए हैं, चंद्रमा चांदनी बिछी हुई है, चांद तारे हम लोग को साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसी चांदनी का जिक्र करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविता लिखी। दोस्तों फटाफट ये कविता पढ़ते हैं और बड़ी आसानी से ये कविता आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी। दोस्तों फटाफट मैं ये चांदनी रात एक कविता में पढ़ता हूँ। देखते हैं दोस्तों इस चांदनी रात कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने किन बातों का जिक्र किया है। देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1 चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त जी इनके कवि थे। परिचय एक बार देख लिए दोस्तों। जन्म इनका हुआ था 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों देखना है ये 100 साल से भी ज्यादा 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1886 से। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि इनके जन्म को आज ये जीवित होते तो इनकी उम्र कितनी होती, ये आप लोग कैलकुलेशन करके बताओगे। जिनका जन्म हुआ था देखना है दोस्तों चिरगांव में, झांसी में, उत्तर प्रदेश में जगह है झांसी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु देखते हैं दोस्तों 12 दिसंबर 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका मतलब है दोस्तों इस समय में तो 1964 में तो आपके पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, दोस्तों इतने पुराने ये है। दोस्तों जब भी ऐसे कवियों का नाम कभी भी हमारे जबान पे आता है तो दोस्तों बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ इनकी आदर करनी चाहिए, हम लोग को बहुत ही ज्यादा आदर के साथ इन लोगों का नाम लेना चाहिए। परिचय मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्व कवि थे। खड़ी बोली मतलब दोस्तों शुद्ध हिंदी जो होती थी, जो संस्कृत के बाद जब शुद्ध हिंदी बनती है, उस शुद्ध हिंदी को बोलने वाले ये इंसान थे। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदना मतलब मानवीय जो स्थिति थी उसको बताती थी। मानवीय किस तरीके से इंसान एक जो भी समाज में होने वाली कुरीतियां बुराइयां उसके बारे में बताते थे, इंसान के बारे में ये बताते हैं। विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना का ओतप्रोत है। नारी के प्रति दोस्तों बहुत ही घृणा की भावना से देखा जाता था। उसे कोई भी काम करने में उसे सिर्फ समझा जाता था कि ये सिर्फ घर का काम कर सकती, कोई भी बाहर का काम नहीं कर सकती। और छुआछूत ऐसी परंपराएं थी हमारे देश में। नारी को दोस्तों सती प्रथा होती थी हमारे देश में। नारियों को अगर पति मर गया तो उसकी पत्नी को भी इसके साथ जलाया जाता था। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर ये अपनी कविताएं लिखा करते थे। प्रमुख कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि इनके नाटक थे। नाटक भी लिखते थे। देखते दोस्तों ये जो पद्य है ना, ये जो हम लोग पद्य मतलब दोस्तों पोयम, ये जो पद्य है वो पद्य कैसा है दोस्तों देखते हम लोग। खंड काव्य, पद्य संबंधी में आ गए हम लोग। खंड काव्य इसमें मानव जीवन का किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। एक ही घटना दोस्तों, जो घटना थी उनके, जो पंचवटी में जाने की जो घटना थी, उस घटना के बारे में जिक्र होता है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं होता।
दोस्तों इसमें पूरी श्री राम भगवान की कहानी के बारे में नहीं है, इसमें सिर्फ जो पंचवटी में बिताए हुए जो उनके दिन थे उसके बारे में ये जो पंचवटी ये खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब बहुत ही उसमें कविताएं होंगी, बहुत सारी कविता होंगी, जिसमें से एक कविता है चांदनी रात, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत अंश, अंश मतलब दोस्तों एक छोटा सा पार्ट है, ये जो पंचवटी का छोटा सा पार्ट है चांदनी रात, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। जो चांदनी रात थी उसका मनोहर मतलब एकदम खूबसूरत तरीके से इसमें वर्णन किया है। दोस्तों चांदनी रात, जैसे हम लोग शहर में रहते तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि चांदनी रात कब आती है, चांद तारों का आना जाना हम लोग को कभी हम लोग ने देखा भी नहीं होगा अच्छी तरीके से। देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग को सब कुछ महसूस होगा कि हम लोग क्या खोते जा रहे हैं और क्या गाँव वाले लोगों को इसमें ज्यादा मिल जाता है, गाँव वाले लोगों को सब कुछ ये चीजें मिल जाती है देखने को। देखते दोस्तों स्टोरी, हम लोग कविता पढ़ते हैं। चारू, चारू मतलब होता है दोस्तों सुंदर, सुंदर चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, सुंदर चंद्र की जो किरणें हैं दोस्तों, किरणें हैं जो आसमान में फैली हुई है, आसमान में जो धरती में जमीन पर सब जगह पड़ रही है, सब जगह बिछ रही है, सब जगह चारों तरफ क्या हुई, चंद्रमा की रोशनी ने अपने अंदर सब कुछ को समाहित कर लिया है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, जो कभी जल में जाती है कभी थल में, चारों तरफ उसकी किरणें फैली हुई है और पूरा एकदम सुंदर वातावरण को बना दिया है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है चारों तरफ, ये स्वच्छ चांदनी, चंद्रमा की जो चांदनी है वो चारों तरफ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे चंद्रमा की चांदनी न पहुंची हो। अवनी और अंबर तल में, अवनी मतलब धरती पर चारों तरफ फैली हुई है, और अंबर में मतलब आसमान के जो तल है, आसमान में जब हम लोग देखते हैं आसमान में भी चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है, हम लोग को चंद्रमा की चांदनी दिखाई दे रही है और चांद तारे हम लोग को साफ साफ नजर आ रहे हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक मतलब दोस्तों खुशी, प्रकट मतलब दोस्तों प्रकट मतलब बताती है, प्रकट अपनी खुशी को जाहिर करती है। क्यों खुशी जाहिर करती है धरती दोस्तों? सूरज था, चंद्रमा के आने से पहले सूरज होता है, सूरज की तप्त किरणों से जमीन एकदम गर्म हो जाती है, और जब ये शीतल किरणें, जब चंद्रमा की शीतल किरणें, ठंडी ठंडी किरणें जब धरती पर पड़ती है तो धरती को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसलिए दोस्तों पुलक प्रकट करती है धरती, धरती खुशी प्रकट करती है कि तूने मुझे एकदम शीतल कर दिया है। हरित तृणों की नोकों से, हरित तृणों की नोकों से, और किस प्रकार वो धन्यवाद करती है, किस प्रकार वो खुशी व्यक्त करती है, तो हरे हरे तृणों की, तृणों मतलब दोस्तों घास, हरे हरे तृणों की नोकों से वो क्या कर रही है, अपना नमन व्यक्त कर रही है, अपना पुलक मतलब अपनी खुशी जाहिर करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे, तरु मतलब दोस्तों होता है पेड़। तो दोस्तों जब भी हवाएं बहती है, जब भी हवाएं ठंडी ठंडी हवाएं बहती है रात के समय में, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि मानो तरु जो पेड़ है, पेड़ पौधे वो भी झूम रहे, एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, किस प्रकार की कितनी खूबसूरत है, स्वच्छ है चांदनी, कितनी अच्छी लग रही है, चारों तरफ बिछी हुई चांदनी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। क्या है निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध निशा मतलब होता है दोस्तों एकदम शांत, पूरा ऐसा लग रहा है कि रात एकदम थम सी गई है, कहीं ये जा नहीं रही है, कहीं समय आगे नहीं चल रहा है, एकदम शांत है, कोई किसी भी प्रकार की जरा सी भी आवाज नहीं हो रही, सब वातावरण एकदम शांत है। हे स्वच्छंद सुमंद गंध, एक तरह की गंध फैल रही है पूरे वातावरण में, एक तरह की पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वातावरण में एक तरह की गंध फैल रही है, अपने आप दोस्तों एक गंध फैल रही है, धीमी धीमी सी एक गंध फैल रही है, और चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी बिछी हुई है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, चंद्रमा की किरणें इसमें एक बहुत ही खूबसूरत अपना रंग छोड़ रही है। निरानंद है कौन दिशा, और कौन सी दिशा है जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुंची है, कोई भी ऐसी दिशा है, पूछ रहे हैं मैत्री शरण गुप्त, क्या कोई ऐसी दिशा है जहाँ पे चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंची है, क्या ऐसी कोई जगह है जहां पे चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंची है? बंद नहीं, अब भी चलते हैं, कुछ भी काम बंद नहीं हुआ, रात आई है लेकिन सब कुछ काम चालू है, सब लोग यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो तो सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों धरती का कोई भी काम यहाँ पे रुका हुआ नहीं है। बंद नहीं, अब भी चलते हैं, नियति नटी के, नटी मतलब होता है नाटक करने वाली, नटी मतलब होता है नाटक करने वाली, अभिनय करने वाली। दोस्तों ये जो रात है ना, रात ने सब कुछ एकदम शांत करके रखा है, और दोस्तों रात अपना काम तो कर रही है, रात का कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, काम चल रहा है, लेकिन सब कुछ कैसे खामोशी से, सब कुछ कैसे एकांत भाव से सब कुछ हो रहा है। नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, पर कितने एकदम शांत भाव से, कुछ भी चीजों की ना किसी पत्ते हिलने की आवाज आ रही है, एकदम शांत भाव से, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, कितने एकांत भाव से, कितने शांत, एकदम शांति तरह से, और एकदम चुपचाप ये सब काम हो रहे हैं, सब कुछ काम हो रहे हैं। दोस्तों धरती सूरज के चारों ओर चक्कर मार रही है, चंद्रमा धरती के चारों ओर चक्कर मार रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन सब कुछ एकदम शांति से हो रहा है, किसी को खबर तक नहीं हो रही। देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोलते हैं।
अब दोस्तों थोड़ा सूरज की बात की है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हे बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती जो बिखेर देती है, क्या चीज बिखेर देती है? मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, जो धरती जो मोती सब लोग सो जाते थे दोस्तों, आसमान में जो मोतियां बिखेर देते, मोतियां मतलब यहाँ पे चांद तारों की तुलना, चांद तारों की तुलना की है मोतियों से दोस्तों। पूरे आसमान में चांद तारे मतलब मोतियां बिखरे गए। अब उन्हें कौन उठा लेता है? रवि बटोर लेता है। रवि मतलब दोस्तों सूरज, उससे सब कुछ उठा लेता है। कब उठा लेता है? बटोर लेता है उनको सदा, सदा मतलब हमेशा, सवेरे होने पर, सवेरे होने पर जो भी आसमान में जो मोती रूपी चांद चंद्रमा है, उसे क्या करता है? सूरज अपनी किरणों से सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। और दोस्तों क्या होता है, जब शाम आती है, शाम को दोस्तों सूरज क्या करता है? सूरज अपना काम रोक देता है। विरामदायिनी जो उसको विराम देती है, वो कौन देती है दोस्तों? शाम सूरज को बोलती है अब भाई साहब तुम ठहर जाओ और तुम्हारा काम हो गया, तुम चले जाओ, अब मैं अपना काम करूंगी। और विरामदायिनी जो संध्या है, उसको अपना काम देके वो चला जाता है। देखते दोस्तों, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपने रुकने का काम किसको दे जाता है? अपनी संध्या को दे जाता है। अब संध्या अपना काम करेगी। शून्य श्याम तनु जिससे उसका, संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका। और जो शाम है दोस्तों, जो रात है, उसका रंग कैसा बन जाता है दोस्तों? सूरज चला जाता है और चंद्रमा का रंग कैसे प्रकार का दिखाई देता है? एकदम शून्य श्याम। श्याम मतलब होता है एकदम काला, और शून्य मतलब होता है दोस्तों पूरी तरीके से एकदम काले रंग का वो श्याम, जो शाम है वो दिखाई देने लगती है। रात तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है, और चंद्रमा चांद तारे पूरे आसमान में आ जाते हैं, और जिससे उसका रंग एकदम साफ साफ झलकता है। पूरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और चंद्रमा की रोशनी आ जाती हुई दिखती है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंचवटी की छाया में है। पंचवटी दोस्तों हम लोग ने बात किया था 5 वृक्षों का समूह, और जिस जगह पे भगवान श्री राम लोग जहाँ पे रुकते हैं, जिस जगह पे कुटिया बना के रहते हैं। कुटिया किसकी होती है दोस्तों? घास और पत्तियों से मिलकर, लकड़ियों से मिलकर वो कुटिया बनती है। उस कुटिया में, पंचवटी जगह में वो कुटिया होती है। पंचवटी की छाया में है। पंचवटी जो वहाँ पे 5 वृक्षों का समूह था, उसकी छाया में जो कुटीर बनाया है, सुंदर एकदम खूबसूरत, पर्ण मतलब पत्तियों से बना हुआ, पर्ण कुटीर बना है, कुटीर मतलब घर बना है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख, उसके सामने, कुटीर के सामने ही सम्मुख स्वच्छ शिला पर, एकदम खूबसूरत शिला पर, शिला मतलब एक पत्थर, पत्थर पर दोस्तों कौन बैठा है? देखो, धीर वीर निर्भीक। दोस्तों हम लोग को पता है धीर वीर निर्भीक कौन है दोस्तों? लक्ष्मण भगवान, जिनकी बात की है। धीर वीर मतलब महान वीर है, निर्भीक मतलब न डरने वाला। इतने अंधेरे में वो क्या कर रहा है? वो पहरा दे रहा है किसका? श्री राम और माता सीता का वो क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे हैं दोस्तों, उनके देखभाल कर रहे हैं। जाग रहा है कौन? धनुर्धर। धनुर्धर दोस्तों किसी बुक में धनुर लिखा होगा, किसी बुक में धनुर्धर लिखा होगा। जाग रहा है कौन? धनुर्धर। कौन ये धनुर्धर? इस रात में भी जाग रहा है, पूरी दुनिया सो गई है और ये जागकर क्या कर रहा है? इसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसके मन में कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद है दोस्तों। ये जो भगवान राम और लक्ष्मण भगवान जो गए थे, वो एकदम योगियों के वस्त्र पहनकर, साधुओं के वस्त्र पहनकर उस कुटीर में जाते हैं, क्योंकि 14 वर्ष तक वो चाहते हैं कि कोई भी उन्हें पहचान न पाए। देखते हैं दोस्तों, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि पूरा का पूरा धरती, पूरा का पूरा संसार ये सो रहा है, लेकिन ये अकेला इंसान कौन है? ये धनुर्धर, ये जो यहाँ पे जाग कर बैठा हुआ है एक शिला पर। भोगी कुसुमायुग योगी सा। योगी जैसा तो दिख रहा है, योगी के वस्त्र पहना हुआ योगी जैसा तो दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये योगी नहीं है, ये कोई भोगी है। किसी उम्मीद में, किसी भावना से ये यहाँ पे बैठा हुआ है। कुसुमायुग, कुसुमायुग मतलब होता है दोस्तों कामदेव। ये किसी काम की भावना, किसी काम को मन में चाहता है, किसी काम को पूरा करने की मन में लालच है इसके मन में, तो इसलिए ये यहाँ पे बैठा है योगी जैसा। योगी के वस्त्र पहनकर ये बैठा है, और किसी काम के मंजिल को पाने की उम्मीद में यहाँ पे बैठा हुआ है। बना दृष्टिगत होता है। बना मतलब दृष्टि के सामने, वो दृष्टि के सामने दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि कोई योगी के वस्त्र पहने हुए कोई भोगी इंसान वहां पर बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, चैप्टर नंबर 1 जो कि हम लोग ने पढ़ा, कविता जिसे लिखा था मैत्री शरण गुप्त जी ने। बहुत ही महान कवि थे हमारे देश के दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको, ये पोएम आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये पोएम आपको अच्छी लगती है दोस्तों, हमारा चैनल आपको पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और हम लोग नई वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कोई नया वीडियो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कोई नया वीडियो हम लोग बनाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।